नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पॉडकास्ट मूवमेंट। दोस्तों, इस समय की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो चाइना की तरफ से निकल के आ रही है। आज के सभी प्रमुख अखबारों में आर्टिकल छपा हुआ है उस खबर को लेके कि चाइना ने एलएसी पर 20,000 सैनिकों की तैनाती और कर दी है। जहां पर दोस्तों एक और चाइना की टॉप कमांडर लेवल की मीटिंग बॉर्डर पर चल रही थी, वहीं पर अब उसने जो है इस तरीके की हरकत फिर की है। इन सब चीज़ों से बस यही सामने आता है कि चाइना के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। और दोस्तों, हम आपको यहाँ पर ये भी बताते चलें कि चाइना ये दिखावा जो कर रहा है कि पाकिस्तान भी उसका सपोर्ट करेगा और पाकिस्तान ने भी पीओके में अपने 20,000 सैनिक या 2 टुकड़ियों को तैनात किया है, तो ये सिर्फ फालतू का आडंबरबाजी है। पाकिस्तान किसी भी तरीके से किसी भी ढंग से अगर युद्ध छिड़ता है तो चाइना को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा खबरों में कि पीओके में स्थित जो एयरबेस है स्कार्दू एयरबेस, वहाँ पर चीन ने अपने एयर रिफ्यूलिंग टैंकर को उतारा है जो कि चाइना एयरफोर्स का है। तो जिससे लोगों ने ये अंदाज़ा लगाया है कि जब वहाँ पर एयर रिफ्यूलिंग टैंकर उतरा है तो इसका मतलब चाइनीज़ एयरक्राफ्ट या चाइनीज़ लड़ाकू विमान वहाँ से उड़ान भरेंगे, जिनकी रिफ्यूलिंग एयर टैंकर के द्वारा की जाएगी। तो लोगों ने कयास लगाना शुरू कर दिया है कि चाइना इस्तेमाल करेगा स्कार्दू एयरबेस पाकिस्तान का जो पीओके में स्थित है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि अगर वो चाइना उस एयरबेस का इस्तेमाल भी करता है तो उससे भारत को कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि वो एयरबेस हाई एल्टीट्यूड एरिया में स्थित है। कि हाई एल्टीट्यूड एरिया जितने भी होते हैं वहाँ से जो भी लड़ाकू विमान उड़ता है उसकी कैपेसिटी भी आधी होती है। जहाँ उसमें 8 मिसाइलें लगनी होती हैं तो वहाँ पर 4 लगेंगी। उसके अलावा जो फ्यूल की क्षमता होती है वो भी हाफ़ हो जाती है। और उनके मुकाबले दोस्तों इंडियन एयरफोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत है तिब्बत के रीजन में युद्ध करने के लिए। तो अगर हम दोनों के एयरफोर्स का कंपैरिजन करते हैं, चाइनीज़ एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स, तो आपको उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिखाई देगा। जहाँ पर चाइना के पास 1300 के आसपास फाइटर जेट हैं, वहीं अगर भारत की बात करें तो भारत की एयरफोर्स के पास 600 के लगभग फाइटर जेट हैं। तो इसमें आप सीधे देख सकते हैं कि दुगने का अंतर है। लेकिन जब ज़मीनी हकीकत पर लड़ाई होगी और लड़ाई जिस रीजन में होगी उस क्षेत्र की अगर बात करें, उसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें, तो वहाँ पर बहुत बड़ा अंतर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों भारतीय वायुसेना वहाँ पर अधिक मजबूत है। जब युद्ध होता है तो आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस क्षेत्र में 800 किलोमीटर के रेंज में चाइना के पास उस रेंज में 800 किलोमीटर के रेंज में उस क्षेत्र में चाइना के पास 7 एयरबेस हैं। इन 7 एयरबेस में 4 एयरबेस ऐसे हैं जो तिब्बत रीजन में आते हैं। अब तिब्बत रीजन में जो 4 एयरबेस आते हैं उनमें 3 एयरबेस ऐसे हैं जो बहुत ही छोटे हैं, मतलब कि उसमें अधिक क्षमता नहीं है, ना उसमें अधिक रनवे हैं, ना वहाँ पर ज़्यादा शेल्टर्स बन सकते हैं, तो वो छोटे एयरबेस हैं। और एक एयरबेस ऐसा है तिब्बत रीजन में जो बड़ा एयरबेस है, को लासा एयरबेस कहते हैं। लासा एयरबेस सबसे बड़ा एयरबेस है तिब्बत रीजन में। अब वहाँ से, और ये चारों ही हाई एल्टीट्यूड एरिया पे हैं, मतलब कि अधिक ऊंचाई पर स्थित हैं। अब यहाँ से जितने भी तैयारे उड़ेंगे तो दोस्तों आप इस चीज़ को मान के चलिए, हाफ़ कैपेसिटी रहेगी और हाफ़ पेलोड रहेगा। जहाँ पर उनमें 8 मिसाइलें लगनी थी वहाँ पर 4 मिसाइल लगेंगी और फ्यूल भी हाफ़ रहेगा। अब अगर बात करें आगे की, तो जो 3 एयरबेस चाइना के जो हैं वो सिंकियान प्रांत में हैं। सिंकियान प्रांत में जो 3 हैं वो है होतांग, काशगर और यारकन। ये 3 एयरबेस हैं जो सिंकियान प्रांत में आते हैं और ये तीनों बड़े हैं। लेकिन अब बात वही है कि ये इनका दायरा थोड़ा बढ़ गया। वो 600 किलोमीटर के रेंज में थे, ये 800 किलोमीटर के रेंज में हैं। अब अगर हम बात करें इंडियन एयरफोर्स की, तो इंडियन एयरफोर्स के कुल 15 एयरबेस तो ऐसे हैं जो मैदानी इलाकों में स्थित हैं, जो फुल कैपेसिटी के साथ और फुल फ्यूल के साथ उड़ान भरेंगे वहाँ से भारतीय वायुसेना के तैयारे। दोस्तों, बात करें हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो भारतीय एयरबेस हैं, तो वो सिर्फ एक एयरबेस, वो है लेह का। लेह एयरबेस ऐसा है जो हाई एल्टीट्यूड पे है, वहाँ से जो भी विमान उड़ेगा वो
हाफ़ कैपेसिटी और हाफ़ पेलोड और हाफ़ फ्यूल के साथ उड़ान भरेगा। अब अगर हम नीचे आते हैं मीडियम एल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पर हाँ भारतीय वायुसेना के पास 2 एयरवेज़ हैं, एक अवंतीपुरा और दूसरा श्रीनगर। तो इन दोनों ही जगह पे अच्छी खासी हरियाली है, अच्छी खासी ऑक्सीजन है, तो इनमें कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है कि वहाँ से उड़ान भरने में इनको दिक्कत होगी। वहाँ से हम अच्छे से ऑपरेशन कर सकते हैं। अब अगर हम नीचे आएँ, मैदानी इलाकों की बात करें, तो मैदानी इलाकों में 15 एयरवेज ऐसे हैं कि जो 600 से 800 किलोमीटर के रेंज के अंदर आते हैं, और वहाँ से जो हमारे फाइटर जेट उड़ेंगे वो फुल कैपेसिटी और फुल पेलोड के साथ, फुल फ्यूल के साथ उड़ान भरेंगे। अब अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहले जम्मू, फिर जम्मू के बाद पठानकोट, अमृतसर, आदमपुर जलंधर के पास है, हंदवाड़ा लुधियाना के पास है, अम्बाला चंडीगढ़, सहारनपुर, भटिंडा, दिल्ली का हिंडन एयरवेज़ और बरेली एयरवेज़। अब अगर हम दूसरी ओर बात करें तो वहीं पे आगरा, ग्वालियर और लखनऊ, ये 3 बड़े एयरवेज़ हैं। अब जो कि ये सभी के सभी एयरवेज़ जो हैं 800 किलोमीटर के रेंज के अंदर के ही हैं। तो अब यहाँ से आपको सीधे समझ में आ गया होगा कि बढ़त भारतीय वायुसेना के पास है। अब अगर नंबर्स की बात करें कि कितने थ्रो कर सकता है चाइना, तो सब जोड़ कर अगर हम बात करें हाफ़ कैपेसिटी और हाफ़ फ्यूल को, तो चाइना के पास जो 1300 की संख्या दिख रही थी उसमें बहुत से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होंगे, बहुत से हेलीकॉप्टर होंगे और भी तरीके के एयरक्राफ्ट होंगे, जो फाइटर जेट होंगे, और उनकी जो तैयारी होगी पूरी की, जो कितनी क्षमता है उसमें, कितना फ्यूल है और कितनी कैपेसिटी या कितने पेलोड के साथ वो उड़ान भर रहे हैं, तो उनके थ्रो जो करेंगे वो 162 से अधिक नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास 250, 250, तो यहाँ पर सीधे सीधे एक बहुत बड़ी बढ़त दिखाई दे रही है। अब चाइना कह रहा है कि हम पाकिस्तान का सपोर्ट लेंगे, तो पाकिस्तान से मदद लेनी है या पाकिस्तान के एयरवेज़ को इस्तेमाल करना है, तो वो हाई एल्टीट्यूड के अलावा नीचे के एरिया को अगर इस्तेमाल करे, जैसे कि सियालकोट हो गया, सरबोडा हो गया, रावलपिंडी हो गया, तब वो अच्छे से उसको इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अब इन एयरवेज़ों पे अमेरिकी फ़ाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिकी फ़ाइटर जेट वहाँ पर तैनात हैं, तो क्या वो किसी और कंट्री के विमानों को वहाँ पर इजाज़त देंगे कि वो अपना 3 झम लेके आएँ, रडार वगैरह लगाएँ, अपने एबॉक्स लगाएँ और अपने फ़ाइटर जेट को वहाँ से ऑपरेट करें? वो होने नहीं देंगे अमेरिकी। तो इस तरीके से वहाँ पर वो किसी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अब स्कार्डो इस्तेमाल करके भी वो कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं उखाड़ सकता भारत का, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड एरिया पे है। वहाँ पे भी जो उसकी कैपेसिटी होगी वो हाफ़ हो जाएगी, पेलोड हाफ़ हो जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं भारत के ऊपर। अब अगर हम जो बात कर रहे हैं कि क्षमताओं की दोनों एयरफोर्स में, तो जिस रीजन में लड़ाई हो रही है उस रीजन में भारत 250 के आसपास फाइटर जेट एट अ वन टाइम पे थ्रो कर देगा, और उसी टाइम पे चाइना 150 के आसपास फाइटर जेट को थ्रो कर देगा। तो उसमें नंबर के हिसाब से काफ़ी डिफरेंस है। भारतीय वायुसेना के पास एक अच्छा खासा लंबा एज है, और जो उनके 150 या 160 फाइटर जेट चाइना के जो थ्रो होंगे उसमें भी वही हाल होगा, पेलोड भी हाफ़ होगा और उसकी कैपेसिटी भी हाफ़ होगी। तो इस तरीके से भी हम कह सकते हैं कि वहाँ पर भारतीय वायुसेना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब अगर हम बात करें आर्मी की, भारतीय थल सेना की, तो भारतीय थल सेना वहाँ पर इसलिए मजबूत है क्योंकि भारतीय थल सेना के पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इन हाई एल्टीट्यूड एरिया पर वार करने का। क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि श्रीनगर में और श्रीनगर के आसपास के जितना भी पूरा एरिया है पीओके से जुड़ा हुआ, वहाँ पर किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई भारतीय सेना ऑपरेशन करती रहती है, डेली का है। चप्पे चप्पे पे सेना का साजो सामान हर समय तैनात रहता है, तो उनको उस एटमॉस्फेयर में लड़ने की पूरी तरीके से आदत है। अब अगर हम भारतीय सेना को देखें तो जो सबसे ऊंची पोस्ट है उनकी सियाचिन पोस्ट, वहाँ पर भी वो सरवाइव करते हैं और अपने पराक्रम को दर्शा चुके हैं। प्रकार चीनी सैनिकों के पास कोई इस तरीके का एक्सपीरियंस नहीं है कि उन्होंने कभी हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई लड़ी हो। और एक बात आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक चाइना ने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने से छोटी कंट्री को दबाया है हमेशा। कभी भी अपने बराबर की कंट्री या अपने से बड़ी कंट्री के साथ युद्ध में हिस्सा नहीं लिया है।
आप इसका पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए चाइना का। छोटे छोटे देश हैं, मंगोलिया टाइप और ताइवान टाइप, इनको डरा धमका के इन्हीं के खिलाफ जो है उसने अपना प्रेशर 1962 में युद्ध हुआ था। उस समय अगर भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया जाता, उस समय की लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं थी, ना कोई डिसीजन लेने में उनमें इतनी क्षमता थी कि वो कोई डिसीजन ले सके। अगर उस समय भी भारतीय एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता तो जो हालत भारत की थी वो ना होती, हम बच सकते थे। क्योंकि उस समय भी हमारी एयरफोर्स में इतनी कैपेसिटी थी कि वो उस एरिया में अच्छे से युद्ध लड़ सकते थे और चाइना को पीछे ढकेल सकते थे, लेकिन उस समय भी उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। देश में बात करें तो स्थिति पूरी तरीके से अलग है। आज हम ज़मीनी रूप से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी सी कमी है हमारे पास, और चाइना की तरफ थोड़ा सा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर है जो उसने डेवलप किया है। लेकिन उसके अलावा अगर हम देखें तो ओवरऑल हमारी स्थिति, भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तिब्बत रीजन में अगर किसी भी तरीके से कोई भी हरकत चीन करता है और युद्ध अगर होता है तो ये मान के चलिए जो हिस्सा हमारा छीन गया था 1962 में अक्साई चीन, अब की बार वो 101% भारत में विलय हो जाएगा। में बहुत टाइम बर्बाद हो जाता था, काफ़ी टाइम लगता था, लेकिन अब ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा हो गया है, क्योंकि श्रीनगर और जम्मू कश्मीर में काफ़ी जगह रेल मार्ग बन चुके हैं। अब जहाँ पर रेल कनेक्टिविटी नहीं है वहाँ पर जो आर्मी आधुनिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदे हैं विदेशों से, उसके हिसाब से भी भारत बहुत मजबूत हुआ है। जैसे अमेरिका का चीनूक है और C-70 ग्लोब मास्टर है, हरक्यूलिस है। तो इस तरीके के जो बड़े बड़े ट्रांसपोर्टेशन के एयरक्राफ्ट हैं उनसे हम बहुत ही आसानी से रसद सामग्री बॉर्डर तक पहुंचा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इसी में बहुत टाइम लग जाता था, काफ़ी समय में रसद सामग्री बॉर्डर पर पहुंच पाती थी, तब तक अभाव रहता था, हमारी सेना के पास लड़ने के साधन में कमी थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड कम्युनिटी की, तो वर्ल्ड कम्युनिटी भी इस समय काफ़ी कंट्रीज़ जो हैं भारत की एलाई बनी हुई हैं, भारत के सपोर्ट कर रहे हैं, भारत के पीछे खड़ी हुई हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, इनडायरेक्टली रसिया हो, और इज़राइल हो, ऑस्ट्रेलिया हो, ताइवान हो। तो पर देखा जाए तो भारत की स्थिति मजबूत है और भारतीय सरकार को भी एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए और चाइना को दिखा देना चाहिए कि दोबारा इस तरीके की हरकत आगे के 70 साल, 80 साल, 90 साल तक चाइना ना करे भूल के। क्योंकि अगर इस तरीके की बार बार हरकतें होती रहेगी तो हम लोग की डिप्लोमेसी कमज़ोर होगी, हम लोग अदर चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, हमारी डिप्लोमेसी बस इसी पे लगी रहेगी कि कुल मिला के ये मामला सुलटे, जो सुलट जाएगा फिर 1 साल बाद फिर यही फैल जाएगा रायता, फिर उसको रायते को समेटने में 2, 4, 5 महीना, 6 महीना बीत जाएगा। तो कुल मिलाकर इस तरीके का स्ट्रॉन्ग अब की बार जवाब चाइना को दे देना चाहिए कि जिससे आगे के 70 साल, 80 साल तक छुट्टी हो जाए, बार बार हर साल का झंझट ना हो। जैसे कि आपने पिछले साल देखा था, डोकलाम विवाद हुआ था, कहीं कोई विवाद हुआ था, पेंगोंग में कितनी बार विवाद हो चुका है, लेकिन क्या करा जाए, मजबूरी है कि चाइना को समझ में नहीं आता। लेकिन अब की बार कुछ ऐसा सरकार को जवाब देना चाहिए चाइना को। मैं जब ये खबर पढ़ रहा था अखबार में कि चाइना ने 20,000 सैनिकों को डिप्लॉय किया है LAC पे, तो मेरे दिमाग में सबसे पहले बस यही चीज़ आई कि एक तरफ कमांडर लेवल की जब वार्ता होती है और दूसरी तरफ वो अपनी चाल चल देता है। उसकी यही रणनीति रही है कि इधर हम मीटिंग कर रहे हैं, उधर हम पीछे से सैनिकों को भेज देंगे। और अब की बार अगर कुछ भी होता है तो यकीन मानिए कि चाइना का नक्शा बिगड़ना तय है। तो दोस्तों अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। नई अपडेट के साथ जल्दी आपसे मुखातिब होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।